Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of April 2022. तो 11 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर किया करिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू रैमजेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो रैमजेट इंजन्स का नाम आपने सुना होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो रैमजेट इंजन की रिगार्डिंग सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ जेट इंजन दैट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फ्लाइट्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, एफिशिएंसी ऑफ रैमजेट बिगिंस टू ड्रॉप एट हाइपरसोनिक स्पीड्स। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ब्लू हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा स्टेटमेंट है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन रिजल्ट्स इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू कोणार्क सन टेम्पल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोडा बिकॉज इट वॉज यूज एज नेविगेशनल लैंडमार्क बाय एंशंट सेलर्स टू उड़ीसा। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन, टू, बोथ, नन। सो लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन। मैं आंसर्स आपको एक एक करके बताता हूँ, लेकिन आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करने हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन पूछा था रैमजेट इंजन के रिगार्डिंग, इसका आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। यानी कि पहला स्टेटमेंट यानी कि ये ऑक्सीजन लेता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फ्लाइट्स, ये भी सही है। और इसकी एफिशिएंसी सुपरसोनिक स्पीड में तो अच्छी है, लेकिन हाइपरसोनिक के लिए फिर ये एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है, तो वो भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे हाइड्रोजन के रेफरेंस से पूछा था। देखो सेकंड क्वेश्चन है, पहला जो स्टेटमेंट है यानी कि ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी, ये गलत है। आप सबको याद होगा कि ब्लू हाइड्रोजन जो है उसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज होता है, मतलब कि उसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज होता है। उसमें कार्बन भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसमें कार्बन कैप्चर स्टोरेज होता है। तो ये इसका जो पहला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ये गलत है। ऐसा नहीं होता है ना, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू ही होता है वो भी, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। सर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग जो प्रोसेस है फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, इससे आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं ना, जिसमें कि फिर आपका ग्रे हाइड्रोजन और ये सब प्रोड्यूस होती है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा सवाल कोणार्क सन टेम्पल के रिगार्डिंग है, इसका आंसर भी बी है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। इट्स नॉट वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। वेसारा इज बेसिकली द स्टार टोपोग्राफी वन, जिसमें विजयनगर और ये सब आका हाइब्रिड वाले जो आते हैं ना, हाइब्रिड वाले वो आते हैं वेसारा में, ठीक है ना। तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट अगेन इज करेक्ट, ब्लैक पगोडा इसको बोलते हैं, द रीजन इज सेम। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि टू ओनली। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता देता हूँ, जिसका आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लिखने का, अगर चाहें तो कुछ पॉइंट्स आप दे सकते हैं। व्हाट इज केयर इकोनॉमी, what are its benefits and what needs to be done by the government to give it a push। आपको बताना है कि केयर इकोनॉमी पहले तो क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है केयर इकोनॉमी के, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन बाय द गवर्नमेंट टू गिव इट अ पुश, मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को क्या करने की आवश्यकता है। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल ट्राई टू राइट डाउन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लैंग्वेज के बारे में, कोडावा टक्के लैंग्वेज, कोडावा टक्की लैंग्वेज। लेट मी राइट डाउन इट ऑल्सो, थोड़ा सा मैं आप लोग के लिख दूँ। ये देखो यहाँ पे इसको लिख दो कोडावा, एक तो कोडावा, दिस इज कोडावा एंड टक्की, TAKKE, कोडावा टक्की लैंग्वेज या टक्के लैंग्वेज। अब ये एक्चुअली में क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली एक किताब छपी जिसका नाम है अ प्लेस अपार्ट, पोएम्स फ्रॉम कोडागू। कोडागू आप सबको पता होगा कि कोडागू इज़ अ प्लेस, है ना, कर्नाटका वाले रीजन में कोडागू इज़ अ प्लेस। एंड वहाँ पर एक कोडागू कूर्ग, कोडागू इज़ कूर्ग इन कर्नाटका। वहाँ पे एक एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप रहता है जिसका नाम है कोडावाज, ठीक है ना। वहाँ पे देयर इज़ अ एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप, है ना, एथनिकली लिंग्विस्टिक ग्रुप जिसका नाम है कोडावाज। They are ethno-linguistic group from the region of Kodagu, that is Coorg in Karnataka, and they speak the Kodava language। वो कौन सी भाषा बोलते हैं, कोडावा लैंग्वेज में बात करते हैं, भाषा
है उनकी, ठीक है ना। एंड दे आर ट्रेडिशनली लैंड ओनिंग एग्रीकल्चरलिस्ट एंड पैस्टोरलिस्ट विद मार्शियल कस्टम्स, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिकली दे आर लैंड ओनिंग एग्रीकल्चरलिस्ट एंड पेट्रीलिनियन सोसाइटी विद मार्शियल कस्टम्स, ठीक है। तो ये कुछ आपको फैक्ट्स बता दूं मैं। कोडावाज वर्शिप एंसेस्टर्स एंड वेपन्स, कोडावाज जो है वो वर्शिप करते हैं क्या, एंसेस्टर्स को एंड वेपन्स को, एंड दे आर दी ओनली वंस इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, है ना। कोडावाज आर दी ओनली वन इन इंडिया विच हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। फेस्टिवल्स इनकी बात करें तो कैल पोल्डू विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ आर्म्स, कावेरी संक्रमण जिसको वर्शिप ऑफ रिवर कावेरी बोलते हैं, पुट्टारी यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल इनका होता है। अब इनकी एक लैंग्वेज है कोडावा टक्की लैंग्वेज, इट बिलोंग्स टू द द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है ना। कोडावा टक्की लैंग्वेज बिलोंग्स टू द द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस एंड दिस लैंग्वेज डजंट हैव अ स्क्रिप्ट, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बट ओवर द ईयर्स इट हैज़ फाउंड इट्स वे इनटू अ रिटन फॉर्म थ्रू कन्नड़ा, कन्नड़ा के थ्रू इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। इट डज नॉट हैव इट्स स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन, इसकी खुद की स्क्रिप्ट नहीं है कोडावा टक्की लैंग्वेज की, इट इज़ रिटन थ्रू in a form through Kannada. The language has been classified as endangered language by UNESCO as it is spoken by just 1,66,187 people according to the 2001 census. 2001 सेंसस में इसको केवल 1,66,000 लोग बोल रहे थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एक endangered लैंग्वेज के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखेगा, है ना। और कोडावा लैंग्वेज जो है उसको इंडेंजर्ड याद रखेगा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है ना। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। दूसरी जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई फैसिलिटी स्टार्ट की जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे आपको। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। अब देखो SDF एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बता दूँ। एक होता है रेपो रेट, होता है आपका रेपो रेट, है ना। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक्स जो है, बाकी के बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं ना, जिस इंटरेस्ट रेट पे RBI से पैसा ले रहा हो कोई दूसरा बैंक, उससे बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जिस रेट पे सॉरी हाँ, जिस रेट पे कोई एक बैंक, सपोज ये बैंक है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब जिस रेट पे ये बैंक अपना मनी यहाँ पे पार्क करेगा, मतलब कि RBI के पास पैसा जाएगा जिस रेट पे, वो कहलाएगा आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। एक बैंक से RBI के पास जब पैसा जाएगा वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। अब अभी का जो रिवर्स रेपो रेट था वो था लगभग आपका 3.35% था, ठीक है ना। 3.35% था रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। अब ये फिक्स रिवर्स रेपो रेट जिसको बोलते हैं FRR, जिसको बोलते हैं फिक्स रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पे SDF जो उन्होंने बनाया है वो 3.75 कर दिया है। SDF यानी कि आपका रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा कर दिया इन्होंने। तो अब जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे कि रिवर्स मतलब FRR यानी कि फिक्स रिवर्स रेपो रेट से बेटर उनको क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, SDF में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में मिल रहा है। तो अब बैंक्स व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल यूज दिस SDF फॉर पार्किंग देयर मनी इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर के स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वो तरीका है जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्सेस लिक्विडिटी है बैंक्स के पास उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा रखने का रीज़न यही है बिकॉज दे वांट टू एब्जॉर्व द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक्स बाय यूजिंग दिस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया। और लेकिन इसमें एक चीज़ ये, पहले जब फिक्स रिवर्स रेपो रेट होता है ना तो उसमें RBI के पास पैसा तो जाता है, लेकिन RBI उसी के एवज में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, कोलैटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के केस में कोई भी कोलैटरल नहीं देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक और डिफरेंस याद रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के केस में कोई भी कोलैटरल नहीं देता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स, है ना। SDF आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आइडिया था वो उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में दिया था, याद रखिएगा। उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का आइडिया दिया था और 2018 में सेक्शन 17 जो है RBI एक्ट का, उसमें एम्पावर किया गया RBI
टू इंट्रोड्यूस द SDF, है ना। 2018 में सेक्शन 17 जो है RBI एक्ट का, सेक्शन 17 RBI एक्ट का, सेक्शन 17 ऑफ द RBI एक्ट, it was empowered, RBI was empowered to introduce the SDF, है ना। SDF improve इंट्रोड्यूस करने का पावर उनको दिया गया, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब आपको पता चल ही गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो थे अभी तक इमरान खान, उनका आउस्टर इनको की बाहर भगा दिया गया है और पाकिस्तान में नए प्राइम मिनिस्टर की तैयारी है। शहबाज शरीफ की तैयारी है ना। और ये नवाज शरीफ से ही जुड़े हुए उनकी फैमिली के ही हैं, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ अभी तक, एंड नाउ ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द आउस्टर ऑफ इमरान खान, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। उनका नाम भी याद ही रखना, बहुत हिटलर जैसे भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। हिटलर जैसे इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और इस तरीके से भाषण देने के लिए जाने जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली जाएंगी धीरे धीरे, कैसा क्या है, इंडिया के लिए क्या इनका रवैया है ना। तो आगे मूव करते हैं, यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं। बंगाल कोस्ट फेसेस मोस्ट इरोजन। अब बंगाल कोस्ट जो है वो मोस्ट इरोजन फेस कर रहा है, ऐसा कहाँ बताया गया, ऐसा रिपोर्ट में आया है। देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोस्टल रीजन्स एंड ऑल, जो भी ये सब सारी चीज़ें देखती है, इसने इन्फॉर्म किया है दैट कि इंडिया की जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है लगभग 6907.18 किलोमीटर लॉन्ग है। वैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा आंकड़ा है मेरे हिसाब से, हिंदू में लिखा ज़रूर है पर थोड़ा सा ज़्यादा है ये इंडियन मेन लैंड के लिए। ओवरऑल तो इंडिया का 7500 किलोमीटर्स है, जिसमें कि आपका लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार भी आ जाएगा। बट अगर मेन लैंड स्टेट्स का देखें थोड़ा सा वो कम आएगा, है ना। तो 6900 नहीं आएगा, बट ठीक है इन्होंने लिखा है तो अपन इसको देख लेते हैं, एज इट इज़ देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट आइडिया आप लगा लीजिएगा कि ये 6100 के आसपास किलोमीटर्स के आसपास आता है ना, तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। और ओवरऑल 7500 ही है ना, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान भी जोड़ देंगे जब आप, तो 7500 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि लगभग 34% इज़ अंडर वेरिंग डिग्री ऑफ इरोजन, जिसमें कि 34% ओवरऑल जो ये मेनलैंड का हमने देखा 6900 में, उसमें से 34% इज़ अंडर इरोजन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। इरोजन आप सबको पता है कि रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर, है ना, ये सब आपको पता होगा। इसके अलावा रिमेनिंग 40% इज़ इन द स्टेबल स्टेट, केवल 40% जो है वो स्टेबल स्टेट में है। तब ये जो GIS मैपिंग की गई, जियोग्राफिकल मैपिंग की गई, इसके अकॉर्डिंग जो सबसे अधिक रीजन्स हैं जहाँ पे इरोजन हुआ है, उसमें परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल विच इज़ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री, इट फेसेस अ 60.5% ऑफ इट्स कोस्ट इरोजन। तो 60% जो कोस्ट है वेस्ट बंगाल वाले रीजन का, वहाँ पे इरोजन आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द फैक्ट देयर। एंड वहीं पे अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में लगभग 56.2% उसका जो कोस्ट है उसमें इरोजन है। ये परसेंटेज के बेसिस में, एब्सोल्यूट टर्म्स में नंबर बदल जाएंगे, लेकिन परसेंटेज के बेसिस में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है कोस्ट लाइन का वो बंगाल वाले रीजन का है जहाँ पे इरोजन हुआ है। स्टेट में देखें तो फिर उसमें उसके बाद केरला आता है जहाँ पे लगभग 46.4% उसकी कोस्ट लाइन जो है वो इरोडेड है। एंड तमिलनाडु है जहाँ पे लगभग 42.7% कोस्ट लाइन उसकी इरोडेड है। वहीं गुजरात की 27.06% कोस्ट लाइन इरोडेड है ना। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, एंड दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ही आता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉइस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनकॉइस ने एक चीज़ निकाली थी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इनकॉइस ने एक चीज़ निकाली थी जिसका नाम है कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है ना। याद रखिएगा कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो अगर आपसे यूपीएससी कोई पूछे कि ये इनकॉइस है क्या या ये कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स किसने निकाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकॉइस के बारे में थोड़े से फैक्ट्स आपको बता दूं कि इनकॉइस एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है और हैदराबाद में लोकेटेड है। 1999 में ये बना था, 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और जब ये बना था तो ये अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता था, ESSO के अंतर्गत आता था। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है बेसिकली वो पूरे इंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया को मैप करती है इन द स्केल ऑफ 1 to 1 लाख, ठीक है ना। तो ये मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है।
और इन क्वाइसेस को याद रखिएगा। 100 ईयर ओल्ड साइलेंट क्लासिक बेहुला रीचेस द NFAI। तो यहाँ पे एक साइलेंट मूवी है जिसका नाम है बेहुला, साइलेंट मूवी है जिसका नाम है बेहुला, वो आ गई है कहाँ पे, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास। इट्स अ 100 ईयर ओल्ड साइलेंट मूवी जिसका नाम है बेहुला। 1921 की ये मूवी है और इसको बनाया गया था कोलकाता के फेम्ड मदन थिएटर में, ठीक है ना। इट वाज फॉर्म्ड इन द कोलकाताज मदन थिएटर इन द हेडे ऑफ द साइलेंट फिल्म एरा। उस समय साइलेंट फिल्म एरा चलता था, है ना। राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, दैट इज़ द फर्स्ट मूवी ना। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी है जो कि साइलेंट मूवी थी उस समय की, पहली बोलती पिक्चर बोलते हैं कि आलम आरा थी, फर्स्ट नॉन साइलेंट मूवी जो थी वो आलम आरा बोलते हैं इंडिया की तरफ से। तो इसमें 5 रील्स हैं बेहुला की, इसको सोर्स किया गया है फ्रॉम द पेरिस बेस्ड फाउंडेशन जेरोम सीडोक्स पैथी, है ना, जेरोम सीडोक्स पैथी फाउंडेशन से लाया गया है। इट्स अ मूवी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत 1964 में बनाया गया था और ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स का पार्ट भी है। इसका मेन काम यही है, टू ट्रेस, एक्वायर एंड प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी द हेरिटेज ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा को ट्रेस करना, एक्वायर करना, प्रिजर्व करना, क्लासीफाई करना, डॉक्यूमेंट करना डेटाज को, है ना, ठीक है, सारी चीज़ का काम है। तो बेहुला इट्स अ साइलेंट मूवी याद रखेगा एंड इट हैज़ रीच्ड द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इंडियाज़ लर्निंग पॉवर्टी है शॉर्ट अप, या बस ये टर्म के लिए मैंने आपको ये पूरा आर्टिकल हाईलाइट कर दिया। लर्निंग पॉवर्टी याद रखिएगा, लर्निंग पॉवर्टी। लर्निंग पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि जब आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन यू आर नॉट एबल टू रीड बेसिक टेक्स्ट, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक न्यूमरेसी अगर आपके अंदर नहीं है, बेसिक लिटरेसी आपके अंदर नहीं है, बेसिक रीडिंग स्किल्स आपके अंदर नहीं है, उसको बोलते हैं हम लर्निंग पॉवर्टी। मतलब आप कोशिश तो कर रहे हैं, आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट, है ना। तो इसको बोलते हैं लर्निंग पॉवर्टी। कोविड के बाद ये काफ़ी बढ़ रहा है ना। असर नाम की आपको पता होगा, असर जो संस्थान है, असर रिपोर्ट जो है, असर रिपोर्ट आपकी प्रथम एक एनजीओ है, प्रथम एनजीओ वो निकालता है। उसमें भी कई बार हमने डेटा देखा है कि वहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो 5th के होने के बावजूद 3rd के सम्स नहीं कर पा रहे हैं, है ना। 8th ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं ऑलरेडी। तो ये भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट थी बतानी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यूक्रेन क्राइसिस टू हेडलाइन इन इंडियाज़ US 2+2 मीट। अब आपको पता है 2+2 मीट किसके बीच में होती है? 2+2 मीट होती है आपके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच, फॉरेन प्लस डिफेंस इधर के और फॉरेन प्लस डिफेंस उधर के, है ना। तो अब ये दोनों मिलेंगे आपस में, इसको बोलते हैं 2+2 डायलॉग। अब 2+2 डायलॉग में इस बार जो चीज़ें हाईलाइटेड रहेंगी वो है यूक्रेन क्राइसिस, रशिया का क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा दोनों साइड्स ने डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट एंड पब्लिक हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी, पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट में पर्टिकुलरली कोविड एंड ऑल, ये भी चीज़ें काफ़ी डिस्कस की जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें जो है मेन मुद्दा रहेगा डिस्कशन का। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कुतुब मीनार इज़ विष्णु स्तंभ। विहिप का कहना है कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, लेकिन मेरे को ये आपको फैक्ट नहीं बताना था। मेरे को फैक्ट आपको ये बताना था कि कुतुब मीनार याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया था। तो ये फैक्ट याद रखना है ना, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे बाकी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके नाम एक बार जल्दी से देख करके लिख के बता दें, है ना। भले आप कॉपी पेस्ट करें लेकिन लिख के आप बताइए ताकि आपको याद रहेगा। अब एक नया एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसका नाम है नॉन प्लेस का, तो वो यहाँ पे लिखा है। अब ये वैसे तो बहुत ही थोड़ा सा मतलब फिलोसॉफिकल या कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थिंग है नॉन प्लेस, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहले तो याद रखिएगा फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे मार्क ऑगी, जिसका ये आइडिया है। इनका आइडिया किसका है? मार्क ऑगी, मार्क MARC ऑगी, AUGE वाला ई, है ना, हलंत वाला, हलंत ऊपर लगा हुआ है। तो मार्क ऑजी, इन्होंने ये बेसिकली आइडिया दिया था नॉन प्लेस का। तो देखो क्या होता है, दो कंसेप्ट होते हैं। एक होता है वन इज़ अ प्लेस एंड अनदर इज़ अ नॉन प्लेस, है ना। तो ये क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आपको समझना जरूरी है। अ प्लेस इज़ मतलब एक ऐसा हैबिटेट जहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हो, विच आइडेंटिफाइज विद योर सेल्फ। याद रखेगा, अ प्लेस इज़ दैट एरिया, अ प्लेस इज़ दैट कॉरिडोर, अ प्लेस इज़ दैट हैबिटेट जिस रीजन में आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं विद द अदर्स देयर, है ना, जिनके साथ आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, या आपका रिलेशनल एस्पेक्ट
एस्पेक्ट हो जहाँ पे, या आपका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो जहाँ पर, तो वो आपका जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी हो, कुल मिलाकर के जो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता हो, वो रीजन कहलाता है प्लेस का, ठीक है ना। वहीं पे नॉन प्लेस जो होता है, नॉन प्लेस इज एक्चुअली अ ट्रांजिएंट नेचर स्पेस। नॉन प्लेस जो हो गया वो एक ट्रांजिएंट नेचर का हो गया। ट्रांजिएंट मतलब जो कि बीत जाएगा, ट्रांजिएंट मतलब जो कि बीत जाएगा, बहुत ही जो टेम्पररी होता है, विच इज अ टेम्पररी। नॉन प्लेस इज टेम्पोररी, नॉन प्लेस इज नॉट रिलेशनल, एंड नॉन प्लेस डज नॉट आइडेंटिफाई योरसेल्फ। ये आपको आइडेंटिफाई नहीं करता। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल कैसे है, नॉन प्लेस के एग्जाम्पल में आपका जैसे होटल हो गया। सपोज करो आप होटल जाते हैं, नाउ यू गो टू अ होटल, ना दैट इज नॉट योर आइडेंटिटी, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो एक ट्रांजिएंट नेचर का है। भाई आप थोड़े समय के लिए जाओगे होटल, ऐसा तो नहीं कि होटल में आप रहने लगोगे और वहीं से आप जाने जाओगे, ऐसा तो नहीं है। तो होटल इज एक्चुअली अ प्लेस विच इज ट्रांजिएंट, विच इज नॉन रिलेशनल, विच इज नॉन मतलब कि विच इज़ नॉट जस्टिफाइंग योर आइडेंटिटी एंड ऑल। जैसे कि एयरपोर्ट आप गए, एयरपोर्ट में आप कैसे गए, एज अ पैसेंजर गए, एयरपोर्ट में एज अ पैसेंजर गए, तो आपकी रियल आइडेंटिटी एक पैसेंजर की तो नहीं है ना। होटल में आप एक कस्टमर के रूप में गए, तो आपकी रियल आइडेंटिटी एक कस्टमर के रूप में तो नहीं है। आप कहीं और जाते, सपोज करो आप मतलब किसी और ऐसे प्लेस में गए, शॉपिंग मॉल में गए, तो शॉपिंग मॉल में भी आप एक कस्टमर कंजम्पशन के रूप में ही गए, है ना। लेकिन ये सारी आपकी रियल आइडेंटिटीज़ नहीं है। यहाँ पे आप रिलेशन बनाने तो नहीं जाते हो कुल मिला के। अब ये हो सकता है कि सपोज करो आप किसी होटल में गए, आपने वहाँ किसी से बात की और वहाँ पे आपको कोई मिल गया, दैट आर सम एक्सेप्शंस, जो कि नॉन प्लेस में भी रिलेशनल हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि नॉन प्लेस कैन नॉट बी रिलेशनल, नॉन प्लेस कैन बी रिलेशनल, लेकिन जनरली दे आर नॉट रिलेशनल। वहाँ पे जनरली आप रिलेशन अलग से बनाने नहीं जाते हो, क्रिएट करने नहीं जाते हो किसी के साथ। मतलब वहाँ ऐसा तो होता नहीं कि अब जैसे कि अपन होटल गए तो जैसा अपना जितना काम है उतना अपन ने क्या, वैसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा हम 4 लोगों से और बात करते हैं होटल में जानबूझ करके कि यार चलो बात करते हैं, इनसे दोस्ती बढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हम अगर ये एक लक है कि ठीक है कोई हमको मिल गया जिससे हमने बात कर ली, जिससे हमारी दोस्ती हो गई, लेकिन वी डू नॉट गो टू दीज प्लेसेस फॉर सच थिंग्स, है ना। अब आप एयरपोर्ट इसलिए तो नहीं जाते हो ना कि आप किसी से दोस्ती करोगे। आप एयरपोर्ट क्यों जाते हो, यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना होगा, इसलिए आप एयरपोर्ट जा रहे हो, है ना। अब ये वहां पे आपका एक लक हो सकता है कि ए में आपको कोई मिल गया जिससे आपने बात करना शुरू किया, आपकी अच्छी दोस्ती हो गई, तो ये अलग से फैक्ट्स है। लेकिन अदरवाइज यू आर गोइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर क्या देखिएगा, जो कंसेप्ट है नॉन प्लेस का ऑगी ने दिया था, ये एक कंसेप्ट रिलेटेड सुपर मॉडर्निटी। इट्स अ ट्रांजिटरी प्लेस, नॉन प्लेस आर ट्रांजिटरी प्लेसेस जहाँ पे ह्यूमन एक्टर्स पास करते हैं, एंड वहाँ पे जैसे कि एयरपोर्ट टर्मिनल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मूवी थिएटर हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे सोशल एक्शन नहीं होता है, सोशल एक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट दीज प्लेसेस, एंड वहाँ पे आप सोसाइटल होने के लिए नहीं जाते हो। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें क्लियर करिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में, गेटिंग सीरियस अबाउट सपोर्टिंग द केयर इकोनॉमी। अब यहाँ पे ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है वो केयर इकोनॉमी के लिए लिखा है कि केयर इकोनॉमी कैन प्रोवाइड 300 मिलियन जॉब्स ग्लोबली। अगर ग्लोबल स्केल पे देखें तो लगभग 300 मिलियन जॉब्स जो हैं ग्लोबली ये प्रोवाइड कर सकता है केयर इकोनॉमी, ठीक है ना। और आपका SDG जो 8 है, यानी कि प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, तो डिसेंट वर्क फॉर ऑल में भी ये केयर इकोनॉमी आ जाएगा। वैसे भी केयर इकोनॉमी जो मेजरली जो इन्वॉल्व है वो है वेमेन आर द मोस्ट इन्वॉल्व इन दिस केयर इकोनॉमी एंड ऑल, ठीक है ना। और अगर आप देखें केयर इकोनॉमी के चाहे पेड वर्क हो चाहे अनपेड वर्क हो, बोथ इन्वॉल्व वीमेन अलॉट, जिसमें कि आपका चाहे आपका बेबी फीडिंग हो, ये भी केयर इकोनॉमी है, बेबी फीडिंग हो, चाहे आप परिवार का ध्यान रख रहे हैं, उनको खाना बना के देना, दैट इज़ अगेन अ केयर इकोनॉमी। कुकिंग इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट केयर इकोनॉमी ओनली, है ना। कुकिंग भी आपका इनडायरेक्ट केयर वर्क ही है ना, अगर आप देखें तो, है ना। वहीं पे अगर आप थोड़ा इसको जॉब की प्रोफेशन में देखें तो नर्स का जो प्रोफेशन है दैट इज़ अ केयर प्रोफेशन, डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है वो एक केयर, है ना। पैथोलॉजिस्ट हो गए आपका, है ना। तो ये अलग अलग वर्क्स हैं जो कि विच आर रिलेटेड टू योर केयर इकोनॉमी एंड ऑल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ILO ने बेसिकली अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी, इसका नाम था केयर एट वर्क, इन्वेस्टिंग इन केयर लीव्स एंड सर्विसेज
फॉर अ मोर जेंडर इक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि जो केयर इकॉनमी है, केयर एट वर्क, मतलब जो वर्क फोर्स है उसकी केयर करने की ज़रूरत है। जो केयर लीव्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं फॉर मोर जेंडर न्यूट्रल वर्ड, जेंडर इक्वल। तो जेंडर इक्वल बनाने के लिए जो ये केयर लीव्स हैं वो देने की ज़रूरत है। और ऐसे में इंडिया बहुत आगे है। इंडिया में 26 हफ्तों की आपको पता होगा मैटरनिटी लीव दी जाती है। मैटरनिटी लीव जो है वो 26 वीक्स की इंडिया में दी जाती है। दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, है ना, वर्ल्ड में अगर आप देखें तो हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, क्योंकि आईएलओ ने केवल 14 वीक्स ही मैंडेट किया। आईएलओ ने 14 वीक्स मैंडेट किया, बट वी प्रोवाइड 26 वीक मैटरनिटी लीव इन इंडिया, है ना, अगर आप देखें। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत ये आती है कि जो हमारे यहाँ मैटरनिटी लीव है वो बहुत ही एक छोटा सा सेक्शन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का या फॉर्मल इकोनॉमी की वर्कर्स का है, फीमेल वर्कर्स को उनको तो मिल रहा है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स है या जो इस तरीके से इतना ज़्यादा रजिस्टर्ड वर्कफोर्स नहीं है उसको ये बहुत ही कम बेनिफिट मिल रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग दिस बेनिफिट, है ना। इससे जो क्वालिटी है और बेसिकली इक्वालिटी है वो प्रमोट नहीं हो पाती। तो दैट इज़ द थिंग विच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि ये जो क्वालिटी है और ये जो अफोर्डेबिलिटी है ये सबको मिल पाए, है ना। स्पेशली ऐसी विमेन को जो डिसेबिलिटी भी फेस कर रही हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे क्रीश फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट्स में, फैक्ट्रीज़ में उनको क्रीश फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, है ना, और ताकि वो जॉब भी कर सके। ऐसा ना हो कि उनको जॉब छोड़ना पड़े। कई वीमेन को जॉब छोड़ना पड़ता है इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ देयर बेबी, एंड ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी गेटिंग वर्क, है ना, दे शुड हैव सम फैसिलिटीज़ जिसके कारण वो जॉब कर सकें, है ना। ऐसा इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाने की ज़रूरत है, और ये इनेबलिंग एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट ही बना सकता है। दिस कैन ऑनली बी पॉसिबल आफ्टर द गवर्नमेंट्स एफर्ट। तो गवर्नमेंट जब तक एफर्ट नहीं लगाएगा तब तक ये काम भी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ने सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस तो बना दिया, सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इक्वल वेजेस भी लगभग बना दिया कि मिनिमम वेजेस, ये सब चीज़ें फुलफिल करना है। लेकिन अभी भी इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, केयर इकॉनमी में भी इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है। इंडिया स्पेंड्स लेस देन 1% ऑफ जीडीपी इन द केयर इकॉनमी। अगर आप देखें तो केयर इकॉनमी में हम लोग लेस देन 1% ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमको थोड़ा सा ये परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा इफ़ वी वांट दैट केयर इकॉनमी वर्कर्स ऑल्सो लिव ऑफ सम बेटर स्टैंडर्ड, तो हमको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। एंड दिस विल इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट एज वेल। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाएगा डेफिनेटली, एंड इससे बेनिफिट हमारी इकॉनमी को भी होगा। अच्छा, आईएलओ प्रपोज करता है 5R फ्रेमवर्क फॉर डिसेंट केयर वर्क, है ना। तो 5R याद रखेगा, 5R का फॉर्मूला ऑफ आईएलओ जो कि उन्होंने केयर इकॉनमी और केयर वर्क के लिए दिया है। अब ये 5R का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो लिखा है फ्रेमवर्क अर्जेस रिकॉग्निशन, फर्स्ट इज रिकॉग्निशन, सेकंड इज रिडक्शन, थर्ड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनपेड केयर वर्क्स, रिवार्डिंग केयर वर्कर्स एंड मोर डिसेंट वर्क, एंड इनेबलिंग देयर रिप्रेजेंटेशन। तो कौन से ये 5 जो टर्म्स है कौन कौन से हो गया? एक तो उनको रिकॉग्नाइज करो, है ना, और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करो, रीडिस्ट्रीब्यूट करो अनपेड केयर वर्क को, रिवार्डिंग केयर वर्कर्स मतलब कि केयर वर्कर्स को रिवार्ड भी करो, डिसेंट वर्क प्रोवाइड करो, डिसेंट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करो, एंड सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डायलॉग्स, फोरम्स हैं, वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, है ना। तो केयर वर्क शुड बी व्यूड एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ पब्लिक गुड, है ना। तो केयर वर्क को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक गुड के रूप में देखने की ज़रूरत है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज आर्टिकल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंडियाज़ रोल इन डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड, इतना ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं है, मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि इतना ज़्यादा खास, बस इसमें प्रॉब्लम सारी बताई गई कि कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही हैं। टेररिज्म की प्रॉब्लम है, G20 में रशिया को हटाने का सोचा जा रहा है, और इंडिया जो है वो G20 को लीड करेगा 1 दिसंबर 2022 से, तो क्या करने की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, है ना। तो ये काफ़ी इतना अच्छा आर्टिकल नहीं, ये सेकंड वाला आर्टिकल बहुत अच्छा था जो कि आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।